नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। कपिल मिश्रा का केजरीवाल पर नया आरोप, कहा रिश्तेदारों को फायदे के लिए करोड़ों की डील, पार्टी ने बताया बीजेपी की साजिश। नक्सलियों की बंद हो आर्थिक मदद, राज्यों के साथ साझा रणनीति पर गृहमंत्री का जोर, नीतीश कुमार ने फंड कटौती का लगाया आरोप। प्यारा घोटाले में लालू यादव को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया आपराधिक साजिश का आरोप, अभियुक्तों के खिलाफ चारों मामलों में अलग अलग जांच। दिल्ली मेट्रो में सफर होगा महंगा, न्यूनतम किराया 10 और अधिकतम 50 रुपए बुधवार से लागू। फ्रांस के अगले राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को लेगी शपथ, फ्रांसीसी समाज में विभाजन खत्म करने का वादा, यूरोपीय यूनियन से रिश्ते मजबूत करने का इरादा। और आइए देखते हैं पहली खबर। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का घमासान तेज होता जा रहा है। मंत्रिमंडल से बाहर किए गए कपिल मिश्रा ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी में केजरीवाल और उनके 2 करीबियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। यही नहीं, आरोपों को पुख्ता करने के लिए कपिल ने केजरीवाल और सत्येंद्र जैन को लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की चुनौती भी दी। कपिल के आरोपों को पार्टी ने सिरे से खारिज कर दिया है। कपिल मिश्रा को पार्टी ने निलंबित कर दिया है। दिल्ली सरकार के बर्खास्त मंत्री कपिल मिश्रा सोमवार को दिल्ली पुलिस की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा पहुंचे। उन्होंने टैंकर घोटाले में केजरीवाल सरकार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार और राजनीतिक सलाहकार आशीष तलवार पर जांच को दबाने का आरोप लगाया गया है। ये मामला पूर्व की शीला दीक्षित सरकार के समय का है। शाम में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर नए आरोप लगाए। छतरपुर में एक साथ फार्म हाउस की डील और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के 10 करोड़ रुपए के फर्जी बिलों को सही साबित करने का काम सत्येंद्र जैन जी ने किया। अरविंद केजरीवाल जी के एक रिश्तेदार, उनके ब्रदर इन लॉ, उनके रिश्ते में साड़ू लगते हैं, बंसल परिवार की संस्थाएं हैं, उनके लिए किया। आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को खारिज किया। पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा कि पूरे मामले में बीजेपी की मिलीभगत है। जिसकी आज सुबह चिता दफनाई गई, जिसको चिता में आग लगाई गई, जिसकी आज सुबह उस व्यक्ति की चिता में आग लगने के 2 घंटे के बाद कपिल मिश्रा उनके बारे में अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं, उनके बारे में उलझुल बोल रहे हैं। थोड़ी सी तो इंसानियत रखें। उधर बीजेपी नेताओं ने सोमवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल से मुलाकात की। पार्टी ने टैंकर घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की। केजरीवाल जी आज भी उन्हीं कंपनियों से उसी रेट पर जो शीला दीक्षित जी ने तय किए थे, जिसमें 400 करोड़ रुपए का घोटाला जारी है, उसी रेट पर काम क्यों करवा रहे हैं? क्यों उन कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट जारी है? कांग्रेस ने भी केजरीवाल के खिलाफ आरोपों की जल्द जांच की मांग की। जो एक ऐसी पार्टी है जो कि भ्रष्टाचार को हटाने के नाम के ऊपर बनी थी और 7 मंत्रियों में से मुख्यमंत्री समेत 6 के ऊपर भ्रष्टाचार के चार्जेस, संगीन आरोप लगे हैं, तो कैसी ये पार्टी है और कैसा भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लोग लड़ना है? कपिल मिश्रा को शनिवार रात दिल्ली कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया गया था। रविवार को मिश्रा ने दावा किया कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को मंत्री सत्येंद्र जैन से 2 करोड़ रुपए की घूस लेते हुए देखा था। इस मामले में कपिल मिश्रा ने सीबीआई से भी मिलने का समय मांगा है। एक तरफ आम आदमी पार्टी का पूरा कुनबा है जो केजरीवाल के बचाव में है, दूसरी तरफ कपिल अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं। कपिल मिश्रा ने उन जांच एजेंसियों पर भरोसा दिखाया है जो कभी उनके निशाने पर हुआ करती थी। बहरहाल उपराज्यपाल ने जांच के आदेश दे दिए हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या केजरीवाल को कपिल मिश्रा की चुनौती का सामना करना पड़ता है या केजरीवाल इसमें सही साबित होते हैं। कैमरा पर्सन मनीष भल्ला के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। आम आदमी पार्टी में जो इस वक्त अंतर्कलह चल रहा है, इस पर और बातचीत करने के लिए स्टूडियो मेरे साथ खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी। नीरजा, स्वागत है आपका। और अनु देवान, हमारी संवाददाता जो कि आम आदमी पार्टी को कवर करती हैं, वो मौजूद हैं। अनु, जिस तरीके से कपिल मिश्रा ने आरोप लगाए, लगातार 2 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, उसके बाद पार्टी ने हालांकि उन्हें बाहर का रास्ता ज़रूर दिखाया, लेकिन क्या कपिल मिश्रा के समर्थक विधायक या फिर
अधिकारियों की संख्या पार्टी में कमजोर हुई है या फिलहाल उन्होंने चुप्पी साध ली है? बिल्कुल कविंदर, जिस तरह से पूरा जो ये एपिसोड शुरू हुआ था, ये कुमार विश्वास से शुरू हुआ था, जहां पे हमने देखा था कि कुछ विधायक जो थे कुमार विश्वास और कपिल मिश्रा के खेमे में और कुछ जो थे वो अरविंद केजरीवाल के थे। लेकिन जब कपिल मिश्रा ने इस तरह से एलिगेशंस लगाई तो ये मान के हम ये देख पा रहे हैं कि जो विधायक जो कपिल मिश्रा और कुमार विश्वास के समर्थन में आवाज़ उठा रहे थे वो कहीं ना कहीं चुप हो गए हैं, तो कहीं धीमे स्वर में केजरीवाल का साथ देते नजर आ रहे हैं। कविंदर, यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि कपिल मिश्रा को फिलहाल पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप से सस्पेंड कर दिया गया है। यानी कि कपिल मिश्रा पार्टी में रहेंगे लेकिन उनके पास आज़ादी नहीं होगी कि वो किसी अन्य पार्टी को या इंडिपेंडेंट एमएलए बन के दिल्ली में काम कर सके। तो पार्टी ने अभी पीएसी की अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही अरविंद केजरीवाल निकल गए हैं और पीएसी उनकी खत्म हुई है। उन्होंने बताया कि कपिल मिश्रा की प्राइमरी मेंबरशिप सस्पेंड कर दी है, क्योंकि जिस तरह से कपिल मिश्रा ने पूरी पार्टी के ऊपर एलिगेशन लगाया, अरविंद केजरीवाल का सीधा नाम लेते हुए एलिगेशन लगाया है, उसको पार्टी ने बर्दाश्त नहीं किया। दूसरी चीज, सत्येंद्र जैन भी जो है कपिल मिश्रा के ऊपर मानहानि का मुकदमा करेंगे। तो यानी अब हम देख सकते हैं कि कपिल मिश्रा जो एक समय पे कुमार विश्वास के लिए पूरी एक फौज खड़ी कर रहे थे विधायकों की, आज वो यहाँ पे अकेले पड़ गए हैं। और इस मसले पर क्या पीएसी में या फिर कुमार विश्वास की ओर से कोई ऐसा बयान जिससे लगता हो कि कपिल मिश्रा के समर्थन में या फिर उन्होंने जो सवाल खड़े किए उस पर चर्चा की मांग हुई हो? कविंद्र, ये फैसला ज़रूर हुआ था कि आज पीएसी बैठक होगी, लेकिन शाम तक ये था कि पीएसी बैठक में सिर्फ पंजाब के मुद्दे के ऊपर ही चर्चा होगी। लेकिन जब कपिल मिश्रा ने शाम को 5 बजे पीसी की तो उसके बाद ये फैसला हुआ कि कपिल मिश्रा के ऊपर भी इस पर चर्चा की जाएगी। तो कपिल मिश्रा के पूरे तमाम एलिगेशंस के ऊपर पीएसी में चर्चा की गई है, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है कि कपिल मिश्रा को पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप से सस्पेंड किया जाए। शुक्रिया नीरजा। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की ये कलह है, पहले एक बार हम देख चुके हैं, जो वरिष्ठ पार्टी के संयोजक के साथ ही रहे या फिर आंदोलन में खड़ा किया वो लोग बाहर हुए। उसके बाद कुमार विश्वास का एपिसोड आया और अचानक कपिल मिश्रा मेन पिक्चर में आ गए। असल में किस तरीके से आप देख रहे हैं पार्टी में ये जो इस वक्त की बगावत है, ये कितनी गंभीर और कितनी खतरनाक है इस पार्टी के लिए? देखिए, मैं मानती हूँ ये बहुत ही सीरियस क्राइसिस है इस बार, क्योंकि एक तो पॉपुलर लेवल पे वो सपोर्ट खो चुके हैं और जो एमसीडी की इलेक्शंस हुई दिल्ली में उसमें हारे, जबकि लोग मान रहे थे इससे बेहतर होता, बिल्कुल नहीं जीतते वो भी इतना सरप्राइज नहीं होता, लेकिन इससे बेहतर परफॉर्मेंस होता। जो इलेक्शन का आउटकम था उससे दो चीज़ें सामने आ रही थी कि मिडिल क्लास ने छोड़ दिया है दिल्ली की, और बस्तियों में भी वो समर्थन नहीं रहा है जो कि पहला माना जाता था कि लोग उनके बिजली पानी या निर्णय से स्कूलों में जो कर रहे हैं और मोबाइल क्लिनिक से खुश थे बस्तियों में। वो ऐसा हुआ नहीं, तो पॉपुलर समर्थन खो दिया और अब अंदर का जो सपोर्ट ग्रुप है, आपका कोर ग्रुप है, वहां से विद्रोह हो रहा है। एलिगेशन की बात नहीं, एलिगेशन के बारे में कई सवाल मन में आते हैं कि मतलब मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग वो पैसा ले रहे थे, क्या पॉलिटिशियंस तीसरे आदमी के सामने पैसा इस तरह से लेते? नंबर 1, क्या कपिल मिश्रा ने 2 करोड़ थे, कैसे पता 2 करोड़ थे? क्या उन्होंने काउंट किया पैसा वहां? कैसे पता लगेगा कि ब्राइब थी इन ल्यू ऑफ कोई फेवर करने के लिए ऑफिशियली? ये सब तो चीजें अभी सामने नहीं आई हैं, मेयर एलिगेशन के रूप में सामने आई हैं। जो चीज अहम है वो ये है कि जो इम्प्लोजन हो रहा है, जो फूट हो रहा है, जो अंदर से आ रहा है कलह, उसका क्या असर होने वाला है पार्टी के फ्यूचर में, जबकि पार्टी अपनी लोकप्रियता खोती जा रही है और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व पर भी सवाल उठे हैं। असली जो पहली बार मैं मानती हूँ जो असली प्रॉब्लम शुरू हुई थी वो हुई थी जबकि पहली फूट आई थी, और वो 20 दिन बाद इतनी शानदार जीत के बाद, जब योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण ये लोग बाहर चले गए थे, तब से आम आदमी पार्टी किसी और पार्टी की तरह हो गई थी। क्योंकि उस समय लगता था लोग एकदम में, मतलब एकदम जैसे होड़ लग गई है, लोग ज्वाइन करेंगे आम आदमी पार्टी को इतनी शानदार जीत के बाद, और ये पार्टी एक मूवमेंट के अंदर से निकली हुई पार्टी थी। तो क्या अरविंद की शैली, उनका तरीका काम करने का ऐसा लगता है कि ये बगावत को एक तरीके से हवा देता है, या फिर जो उनकी टीम है वही उनके काम से संतुष्ट नजर नहीं आते हैं और इसीलिए बार बार इस तरह के घटनाक्रम सामने? देखिए, एक जो चीज़ है कि जब पार्टी कमज़ोर हो जाती है तो तलवारें निकल आती हैं, वो किसी भी ग्रुप में होता है, यहाँ भी नेचुरल स्वाभाविक है कि
जो गुस्सा लोगों के मन में था इनके प्रति, इनकी शैली के प्रति, वो सामने आएगा जब वो कमज़ोर पड़ गए हैं। लेकिन ये भी सही है उनका ऑटोक्रेटिक स्टाइल रहा है, सबको साथ नहीं ले पाए हैं। और ये भी इक्वली सही है कि उनका जो अपोनेंट रहा है बीजेपी, मोदी लेड बीजेपी यूपीए की तरह नहीं है, वो बहुत ही मजबूत अपोनेंट है और उनको शायद आभास नहीं था कि इस तरह का अपोनेंट होगा। और जो दिल्ली में देखा कदम कदम पे एलजी के साथ जो कलह होती रही सेंटर के साथ, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है टू मेनी फ्रंट्स पे उन्होंने खोल दिया था। और आज बिल्कुल ही बिना दोस्तों के, मतलब कांग्रेस अटैक कर रही है, स्वराज इंडिया अटैक करती है, बीजेपी अटैक कर रही है और अपने अंदर ही अटैक हो रहा है, तो बिल्कुल ही आइसोलेटेड हो गए हैं। और एक और चैलेंज जो आने वाला है वो इलेक्शन कमीशन क्या डिसाइड करेगा इस महीने। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को लेकर जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का केस है, 21 एमएलए मान लो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो जो नंबर है 45 पे आ जाएगा, उसमें से अगर 12, 13, 14 निकल जाते हैं, यानी सरकार प्रसंग कट आप सीधे तौर पर कर रही है। तो सरकार बिल्कुल ही क्वेश्चन, मतलब सरकार गिर सकती है, दोबारा इलेक्शन होगा तो आज के माहौल में बीजेपी के आने के चांसेस बहुत हैं। तो बिल्कुल अपने एग्जिस्टेंस की क्राइसिस है जो आज कल से हम देख रहे हैं, कल से क्या, जब से रिजल्ट आए हैं तब से हम देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लीजा इस पूरी बातचीत के लिए आपका। और ये थी पहली खबर, छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। नमस्कार, विरासत के इंद्रधनुषी संसार में आपका स्वागत है। I am भूपेन हजारिका। रंगीला रे तेरे रंग में जो रंगा है मैं ही नहीं कर सकती हंसी और रोना, तो थप्पड़ लगना चाहिए। सुने क्यों ना आशे कबे अकेला चलो। पहली बार जब हमसे मिले तो एसपी सिंह के नाम पर ही मिले हमसे। इतना ऊंचा आदमी हमारे गांव में फिर शायद न पैदा। कहेगा फूल हर कली से बार बार जीना। सरकारी पुरस्कार मिले, उसे लोगों ने याद किया और वही सबसे बड़ी। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाँव में गुजरने पाती तो शादाब। टूट गया पत्थर के सनम, ऐ मेरे वतन के लोगों। देखिए विरासत सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। मोहम्मद रफी हिंदी सिने संगीत की अजीम शख्सियत। तुमने मुझे शहंशाह तरन्नुम के नाम से मशहूर नौशाद के साथ शुरू किया अपना फिल्मी सफर। 36 साल में गाए 28,000 से ज्यादा गीत, वो गीत जो आज भी गूंजते हैं घर घर। मुझे फिल्मी गायन के इस शानदार सफर में उन्होंने 11 भाषाओं में गाए गीत। मुझे बुला न पाओ। सिने संगीत के क्षेत्र में अमूल्य योगदान के लिए मोहम्मद रफी को मिला 1967 में पद्मश्री सम्मान। संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे बुला न पाओगे, हो तुम मुझे। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि नक्सल समस्या का हल गोली से मुमकिन नहीं है। उन्होंने नक्सलियों को मिल रही आर्थिक मदद पर रोक लगाने पर जोर दिया है।
सुकमा हमले के बाद नक्सल समस्या के खिलाफ रणनीति तैयार करने के लिए आज गृह मंत्री ने 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ दिल्ली में बैठक की। दिल्ली के विज्ञान भवन में सोमवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने नक्सल पीड़ित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। गृह मंत्री ने कहा कि सभी राज्यों को मिलकर साझा रणनीति पर काम करना होगा। उन्होंने गोली के बजाय आक्रामक नीतियों पर जोर दिया। गृह मंत्री ने एकीकृत और रणनीतिक कमान बनाने की बात कही। देश में वामपंथी उग्रवाद की समस्या का निदान किसी सिल्वर बुलेट से संभव नहीं है। इसका कोई शॉर्टकट भी नहीं है। इसलिए अलग अलग स्तरों पर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म नीतियां बनाने की जरूरत है। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, बिहार के नीतीश कुमार, ओडिशा के नवीन पटनायक, झारखंड के रघुवर दास और महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए। पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और तेलंगाना से वरिष्ठ मंत्री बैठक में पहुंचे। बैठक में नक्सल पीड़ित इलाकों में विकास की रफ्तार तेज करने, बुनियादी ढांचा मजबूत करने, खुफिया तंत्र को मजबूत बनाने, नक्सल विरोधी अभियान की समीक्षा, जानमाल की नुकसान कम करने की रणनीति, विशेष बल बनाना और उसकी तैनाती जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाओं का टाइम बाउंड क्रियान्वयन कैसे होते हैं, KPIs के माध्यम से उसका समीक्षा कैसे कर सकते हैं, बेहतर कोऑर्डिनेशन कैसे हो सकता है। बिना समन्वय के, वो चाहे पुलिस का हो और दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन का हो या उस क्षेत्र में काम करने वाली दूसरे एजेंसी के साथ, ये कंप्लीट उन्होंने इस बात को दिया कि बेहतर तालमेल के साथ ही हम समाधान की ओर आगे बढ़ सकते हैं। बीते दिनों छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने CRPF के 25 जवानों की जान ले ली थी। 2 महीने में अकेले छत्तीसगढ़ में CRPF के 37 जवानों की मौत हुई है। 20 सालों में नक्सली हमले में 12,000 लोगों की जान गई है। इनमें से करीब 2700 सुरक्षा बलों के जवान हैं। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। नक्सल पीड़ित राज्यों की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार पर समस्या को लेकर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नक्सल रणनीति को लेकर केंद्र राज्यों को पूरी मदद नहीं कर रही। उन्होंने पुलिस ट्रेनिंग स्कूल योजना का फंड रोकने को लेकर सवाल भी किया। नीतीश कुमार ने केंद्र की ओर से नक्सल विरोधी अभियानों के लिए हेलीकॉप्टर दिए जाने की मांग खारिज किए जाने की बात भी रखी है। बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि जब नक्सल समस्या को लेकर राज्य अपने ही संसाधन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर ऐसी बैठकों का औचित्य क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने चारा घोटाला केस में आज RJD अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर आपराधिक साजिश का मुकदमा चलाने का फैसला सुनाया। कोर्ट ने चारा घोटाले के एक मामले में उन पर आरोप रद्द किए जाने के झारखंड हाई कोर्ट के आदेश को बदल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव पर चारा घोटाले में आपराधिक साजिश का केस चलाने की इजाजत दे दी है। साथ ही कोर्ट ने CBI को 9 महीनों में इस मामले का निपटारा करने को कहा है। अब चारा घोटाले से जुड़े अलग अलग मामले में लालू प्रसाद यादव समेत 45 अन्य आरोपियों पर केस चलेंगे। And if the judgment is so good that I find that my arguments are wholly properly dealt with and properly overruled, I may not do anything more. Because this is not such a great loss. Only the judges have decided to hear the main appeal instead of dismissing it on limitation. इसके पहले झारखंड हाईकोर्ट ने नवंबर 2014 में लालू पर घोटाले की साजिश रचने और धारा 420 और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के आरोप हटा दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने CBI को भी मामले में देरी करने पर फटकार लगाई। बीजेपी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। विश्वास है कि जिस तरह से एक मामले में 1993 में लालू यादव को सजा हुई है, ये 4 मामले भी उसी प्रकार मिलते जुलते मामले हैं और इस चारों मामलों के अंदर लालू यादव को सजा निश्चित तौर पर होगी। CBI को भी डांट लगाई है कि क्यों CBI ने सुप्रीम कोर्ट आने में देर की है और कहा कि जल्दी से जल्दी ट्रायल पूरा किया जाए। RJD का कहना है कि ये लालू प्रसाद यादव के लिए झटका नहीं है। ट्रायल के दौरान सारी चीजें सामने आ जाएंगी और इसी सुप्रीम कोर्ट से पहले भी DA केस में राहत मिली है, इसी से राहत मिलेगी। CBI ने चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव और अन्य आरोपियों पर से कुछ धाराएं हटाए जाने के खिलाफ याचिका दायर की थी। करीब 950 करोड़ रुपए के चारा घोटाले के मामले में लालू प्रसाद यादव के अलावा बिहार के पूर्व CM जगन्नाथ मिश्र,
जेडीयू सांसद जगदीश शर्मा समेत 45 आरोपी हैं। घोटाले के दौरान लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे। रविंद्र सिंह चौरड़, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री ने कश्मीर के लोगों को लेकर न्यूज़ चैनल पर हुई बहस में संयम बरतने की सलाह दी है। वहीं पुलिस का दावा है कि पिछले एक साल में करीब 95 कश्मीरी युवा आतंकी गतिविधियों में शामिल हुए और करीब 200 आतंकवादी घाटी में सक्रिय हैं। कश्मीर के आईजी एसजेएम जलानी ने कहा है कि सोशल मीडिया पर बैन की 1 महीने के बाद समीक्षा की जाएगी। कश्मीर घाटी के पुलवामा में सोमवार को छात्रों और पुलिस के बीच फिर झड़प हुई। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने रोके जाने पर पुलिसकर्मियों पर पथराव शुरू कर दिया। इसके बाद भीड़ पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए और हल्का बल प्रयोग किया गया। प्रदर्शनकारी 15 अप्रैल को पुलवामा में छात्रों के साथ सख्ती करने वाले सुरक्षा बलों पर कार्रवाई और गिरफ्तार छात्रों की रिहाई की मांग कर रहे थे। As of now, there are about 200 active militants, which is roughly the same number that has been there last year as well. There are about 90 odd militants, there are 90 odd people who had joined militancy last year. जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर के कुछ लोग ही पत्थरबाजी जैसी घटनाओं में शामिल हैं। ऐसे में मीडिया को ऐसी बहस से बचना चाहिए जिसमें पूरे कश्मीरियों को लेकर देश के लोगों में नकारात्मक छवि बने। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है कि इस किस्म के डिस्कशन से गुरेज करे जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ पूरे मुल्क में एक नफरत का माहौल बनता है, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। और साथ ही जो आजकल की सिचुएशन है, कंसर्न है, सीरियस है, मगर ऐसी कोई बात नहीं है कि ये सिचुएशन हल नहीं हो सकती। बीजेपी महासचिव राम माधव का कहना है कि कश्मीर का मुद्दा काफी संवेदनशील है, इसलिए इसको लेकर राजनीति से बचने की जरूरत है। Jammu Kashmir issue is a much serious issue to be, taken to a level of political mudslinging. इस बीच जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में सोमवार से राज्य सरकार का कामकाज शुरू हो गया। यहां अगले 6 महीने के लिए सचिवालय, राजभवन और दूसरे ऑफिस खुल गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली मेट्रो में सफ़र करना अब महंगा होगा। जीएमआरसी ने किराए में करीब 80% की बढ़ोतरी कर दी है। न्यूनतम किराया 8 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये और अधिकतम किराया 30 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये किया गया है। 2 किलोमीटर के सफ़र के लिए 10 रुपये, 2 से 5 किलोमीटर के लिए 15 और 5 से 12 के लिए 20 और 12 से 21 के लिए 30 और 21 से 32 तक के लिए 40 रुपये देने होंगे। 32 किलोमीटर से अधिक सफ़र के लिए 50 रुपये खर्च करने होंगे और नए किराए बुधवार से लागू। गुजरात दंगे में सामूहिक दुष्कर्म की शिकार बल्किस बानो ने कहा है कि बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले से उनका न्याय व्यवस्था में विश्वास मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि दोषियों को पैरोल मिलने और उनके जीवन के लिए खतरा हो सकता है। बल्किस ने कहा कि वो नए सिरे से अपनी जिंदगी फिर से शुरू करना चाहती हैं। बिल्किस बानो के लिए 2002 के गुजरात दंगों से अब तक का सफर खौफनाक मंजर की तरह बीता है। सोमवार को दिल्ली के प्रेस क्लब में उन्होंने कहा कि 4 मई को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उससे वो संतुष्ट हैं। आया है, बहुत अच्छा आया है, इससे मैं इसके आभारी हूँ। आप सबका धन्यवाद है और मेरे बच्चे को आगे पढ़ाना चाहती हूँ और आगे से बड़े करूँगी। पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज संस्था के कार्यक्रम में बिल्किस के पति शामिल हुए। उन्होंने कहा कि दोषी ठहराए गए लोगों को पेरोल मिलने पर उनको खतरा हो सकता है। साथ जो निचली कोर्ट ने अदालत ने जो जजमेंट दिया था उस टाइम पे, उसके बाद की जो जिंदगी थी हमारी, बहुत डर रहे थे हम लोग कि बार बार उनको पैरोल मिलती थी। हर बार 2 महीने में पैरोल मिलती थी। गांव में आते थे वो लोग और उनका खुद का पर्सनल मीटिंग करते थे वो लोग। तो उस चीज़ों से भी हमको बहुत डर लग रहा था कि हम ये लोग पैरोल पे आते हैं तो उसको वो लोग हमको कुछ हैरानगी करेंगे। इस कार्यक्रम में मौजूद पूर्व नौकरशाह एनसी सक्सेना ने दंगों के बारे में सरकारी आंकड़ों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारी पूर्वाग्रह से काम करते हैं। अधिकतर ऐसे राइट्स जहां पर कि कई दिन तक राइट्स चले हों, वहां पर मुसलमानों की जो डेथ है वो बहुत ज़्यादा होती है, 10 टाइम्स 15 टाइम्स देन द डेथ्स ऑफ हिंदूज। और दूसरी बात ये है कि इन सब के पीछे पुलिस का पक्षपातपूर्ण रवैया रहता है।
गुजरात दंगों के दौरान ही बिल्किस बानो के परिवार पर एक भीड़ ने हमला कर दिया था। इसमें बिल्किस की 3 साल की बेटी समेत उनके परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी। बिल्किस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही, लेकिन आखिर में बात फ्रांस की, जहां पर इमैनुअल मैक्रोन अगले राष्ट्रपति होंगे। बेहद कम राजनीतिक अनुभव रखने वाले 39 साल के मैक्रोन देश के सबसे युवा राष्ट्रपति होंगे। छोड़ जाते हैं इस खास रिपोर्ट के साथ। बेहद कम राजनीतिक अनुभव रखने वाले 39 साल के मैक्रोन ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर सबको हैरान कर दिया। चुनाव जीतने के बाद मैक्रोन ने कहा कि ये फ्रांस के लिए नई उम्मीदों और विश्वास से भरे अध्याय की शुरुआत है। L'Europe et le monde attendent que nous défendions partout l'esprit des Lumières, menacé dans tant d'endroits. Ils attendent que partout nous défendions. राष्ट्रपति बनने जा रहे मैक्रोन ने इससे पहले कोई निर्वाचित पद नहीं संभाला है। पूर्व बैंकर मैक्रोन ने महज 5 साल पहले राजनीति में कदम रखा। 2 साल राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के साथ काम करने के बाद उन्होंने पिछले साल एन मार्च नाम से पार्टी बनाई और कुछ ही महीनों में छा गए। Notre tâche est immense et elle imposera de construire dès demain une majorité vraie, une majorité forte. Cette majorité de changement. राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने मैक्रोन को बधाई देते हुए कहा कि चुनाव परिणाम फ्रांस के गणतंत्र के मूल्यों के लिए हैं। मैक्रोन को दुनिया भर से बधाइयां मिलने का सिलसिला जारी है। मैक्रोन को बधाई देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे, जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल समेत कई हस्तियां शामिल हैं। मैक्रोन के सामने कई चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती जून में होने वाले संसदीय चुनावों में जनाधार को बचाए रखने की है। इसके अलावा शरणार्थियों की समस्या, फ्रांस में सरकारी खर्च में कटौती, आतंकवाद, आंतरिक सुरक्षा और बेरोजगारी से निपटने की चुनौती भी मैक्रोन के सामने होगी। जीत के साथ ही अब मैक्रोन के सामने फ्रांस और यूरोपीय संघ के राजनीतिक और आर्थिक सुधार का बेहद अहम एजेंडा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।